नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th नागरिक का पहला चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से संबंधित टोटल 80 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से संबंधित यह हमारा पार्ट 1 वाला वीडियो है, जिसमें हमने 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किया है। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो में आने वाले कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसे पढ़कर समझकर उसके उत्तर को याद करते चलिएगा। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास पहला सवाल है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में किसे शासन का केंद्र माना जाता है। आपके ऑप्शन है सरकार को, जनता को, राष्ट्रपति को या फिर मंत्री परिषद को। आप सभी बताएंगे कि जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है उसमें शासन का केंद्र किसे माना जाता है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन का केंद्र जनता को माना जाता है और राजतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन का केंद्र राजा को माना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जनता। आप लोग जनता को याद रखेंगे क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता ही राज्य करती है, इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन का केंद्र जनता ही होगा। तो राइट आंसर आप सभी याद रखेंगे जनता। ठीक है, चलिए 2 नंबर के सवाल पर आने का प्रयास करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, बाबू, लोकतंत्र में शासन किसके द्वारा संचालित होता है। राजा के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा या फिर अधिकारी वर्ग के द्वारा। तो 2 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा। जनता जिस प्रतिनिधि को चुनती है उस प्रतिनिधि के द्वारा ही लोकतंत्र में शासन संचालित होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लोकतंत्र शासन व्यवस्था में जो जनता होती है वो अपने देश का एक योग्य प्रतिनिधि सेलेक्ट करती है और उस प्रतिनिधि के द्वारा ही लोकतंत्र की जो शासन व्यवस्था होती है वो बाबू संचालित होती है। तो यहाँ पर प्रश्न है आपका, लोकतंत्र में शासन किसके द्वारा संचालित होता है। तो याद रखेंगे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा, देश के लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए आते हैं 3 नंबर के सवाल पर। सामाजिक विषमता का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव होता है। आपको बताना है बाबू कि सामाजिक जो असमानता है, सामाजिक जो विषमता है, उसका लोकतंत्र के शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव होता है। आपके ऑप्शन है लोकतंत्र मजबूत होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लोकतंत्र में द्वंद्व उत्पन्न होता है या फिर लोकतंत्र समाप्त हो जाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र में द्वंद्व उत्पन्न होता है। याद रखेंगे बाबू, सामाजिक असमानता के कारण, सामाजिक विषमता के कारण लोकतंत्र पर द्वंद्व वाला प्रभाव उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी तीसरा का सही आंसर होगा। 4 नंबर के सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, जातीय विविधता लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। जो जातीय विविधता है, जातीय विविधता कहने का मतलब जो विभिन्न जाति हैं वो विभिन्न जातियां लोकतंत्र को किस प्रकार से प्रभावित करती है। लोकतंत्र को कमजोर करके, लोकतंत्र को मजबूत करके, कोई प्रभाव ना पड़ के या फिर केवल चुनावी प्रक्रिया पर प्रभाव डालकर। तो सही आंसर 4 का हमारा हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र को कमजोर बनाती है। कौन? तो जातीय विविधता, विभिन्न प्रकार की जो जातियां होती है लोकतंत्र में वो बाबू लोकतंत्र को कमजोर बनाती है। अगर यही विभिन्न प्रकार की जातियां एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेगी, अपनी निजी स्वार्थ को बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं देखेगी तो लोकतंत्र को काफ़ी यह मजबूत बनाएगी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लोकतंत्र को दुर्बल या कमजोर बनाती है क्या? तो जातीय विविधता। तो राइट आंसर आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर के सवाल पर आने का प्रयास करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है सांप्रदायिकता लोकतंत्र में किस प्रकार की चुनौती है? बाबू आप सभी बताएंगे कि जो सांप्रदायिकता है वो लोकतंत्र शासन व्यवस्था में किस प्रकार की चुनौती है? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या फिर सांस्कृतिक? तो सही आंसर 5 का हमारा हो जाएगा राजनीतिक। याद रखेंगे सांप्रदायिकता लोकतंत्र में एक प्रकार का राजनीतिक चुनौती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, राजनीतिक चुनौती। ना ही होगा आर्थिक, ना ही होगा सामाजिक और ना ही होगा सांस्कृतिक। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राजनीतिक। तो राजनीतिक आप सभी याद रखेंगे। 6 नंबर के सवाल पर आने का प्रयास करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है लिंग भेद का प्रभाव किस पर पड़ता है? जो लिंग भेद है उसका प्रभाव किस पर पड़ता है? केवल पुरुषों पर, लोकतांत्रिक व्यवहार पर, शिक्षा व्यवस्था पर या फिर सामाजिक व्यवस्था पर? तो बाबू लिंग भेद का जो प्रभाव है, लिंग अंतर का जो प्रभाव है वो पड़ता है लोकतांत्रिक व्यवहार पर। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लिंग भेद का प्रभाव बाबू लोकतांत्रिक व्यवहार पर ही पड़ता है। तो इसलिए आप सभी याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर के सवाल पर आने का प्रयास करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है लोकतंत्र किसके बीच सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है? केवल धर्मों के बीच, केवल जातियों के बीच, विभिन्न सामाजिक विभिन्नताओं के बीच या फिर केवल सरकार और जनता के बीच? तो 7 का राइट आंसर हमारा होगा विभिन्न सामाजिक भिन्नताओं के बीच। आपका बाबू करेक्ट आंसर क्या होगा? विभिन्न सामाजिक भिन्नताओं के बीच। आप सभी याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी को। लोकतंत्र विभिन्न सामाजिक भिन्नताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है, जिससे विभिन्न जो सामाजिक के लोग हैं वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी द्वेष ना करें, एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी झगड़ा ना करें, असंतोष प्रकट ना करें। तो याद रखेंगे बाबू यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। विभिन्न प्रकार के लोग कहने का मतलब विभिन्न जातियों से संबंधित लोग, विभिन्न बाबू लिंग से संबंधित लोग, विभिन्न रंग से संबंधित लोग। तो यहाँ पर बाबू आप समझ सकते हैं कि सामाजिक असमानता के कारण लोकतंत्र में जो सामंजस्य है वो स्थापित कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर भी लोकतंत्र सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है ताकि हमारे देश के विभिन्न वर्ग के जो लोग हैं, विभिन्न संप्रदाय के जो लोग हैं, विभिन्न जातियों के जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी लड़ाई या झगड़ा ना करें, अपना बिल्कुल भी निजी स्वार्थ ना देखें, बिल्कुल भी अपना अपना स्वार्थ देखकर एक दूसरे के साथ झगड़ा ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे। 8 नंबर के सवाल पर आने का प्रयास करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है सामाजिक विभिन्नता और लोकतंत्र के बीच संबंध कैसा होता है? जो सामाजिक विभिन्नता है और जो लोकतंत्र है उसके बीच कैसा संबंध होता है? तो राइट आंसर हमारा 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं क्या? तो बाबू लोकतंत्र और सामाजिक विभिन्नता, सामाजिक विभिन्नता और लोकतंत्र ये दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखेंगे इन दोनों के बीच जो संबंध होता है वो होता है बाबू एक दूसरे को प्रभावित करने वाला। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर के सवाल पर आने का प्रयास करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी लोकतंत्र में सामाजिक विषमता का एक रूप है? आप सभी को बताना है बाबू कि इन चारों में से कौन सी लोकतंत्र शासन व्यवस्था में सामाजिक विषमता का एक रूप है? आपके ऑप्शन है क्षेत्रीय विविधता, जाति आधारित भेदभाव, जलवायु परिवर्तन या फिर तकनीकी प्रगति। तो राइट आंसर 9 का हमारा हो जाएगा जाति आधारित भेदभाव। आप सभी याद रखेंगे बाबू जाति आधारित भेदभाव लोकतंत्र में सामाजिक विषमता का एक रूप है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप सभी याद रखेंगे। 10 नंबर के सवाल पर आते हैं। कहा गया है धर्म आधारित भेदभाव
लोकतंत्र में किसका उदाहरण होता है? धर्म आधारित भेदभाव आपको बताना है, ठीक है। धर्म आधारित जो भेदभाव होता है, जैसे कि हिंदू हो गया, मुसलमान हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, ये जो भी धर्म आधारित भेदभाव हैं, ये भेदभाव लोकतंत्र में किसका उदाहरण है? सकारात्मक राजनीति का, प्रतिनिधित्व व्यवस्था का, सामाजिक विषमता का, या फिर आर्थिक विकास का? तो राइट आंसर 10 का हमारा होगा बाबू सामाजिक विषमता का। क्या होगा? सामाजिक विषमता का। आज आप लोग देख सकते हैं कि लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, धर्म के नाम पर एक दूसरे से अलगाव कर रहे हैं, धर्म के नाम पर ही एक दूसरे से अलग अलग हो जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी प्रेम नहीं रख रहे हैं। दोस्तों, आज हमारे देश में धर्म के नाम पर ही जो लोग हैं वो बट जाते हैं। धर्म के आधार पर ही लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे से बिल्कुल भी अपना प्रेम नहीं रख पाते हैं, और यही है बाबू लोकतंत्र शासन व्यवस्था की कमजोरी। अगर किसी देश में धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर अगर एकता नहीं रहेगी, अगर सामंजस्य स्थापित नहीं रहेगा, लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर नहीं रहेंगे, तो ऐसी अवस्था में जो लोकतंत्र की शासन व्यवस्था है वो दोस्तों कमजोर पड़ जाएगी, और ये जो शासन व्यवस्था है वो कमजोर पड़ते ही मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी, और फिर से उस राज्य में, उस देश में राजतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू हो जाएगा। अगर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को कायम करना है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को निरंतर बनाए रखना है, अगर बाबू योग्य प्रतिनिधि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को संचालित करने हेतु सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए देश में रहने वाले कुल जितने सारे लोग हैं उनके बीच परस्पर प्रेम होना चाहिए, उनके बीच परस्पर एक दूसरे के साथ लगाव होना चाहिए, तभी जाकर लोकतंत्र की जो शासन व्यवस्था होगी वो मजबूत हो सकती है, वो घनिष्ठ हो सकती है। अगर लोग मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, रंग के आधार पर, और बाबू ऊंच नीचे से, और साथ ही साथ गरीब और अमीरी के आधार पर एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, एक दूसरे से जलते रहेंगे, एक दूसरे से बाबू एक दूसरे को अलग करते रहेंगे, तो बिल्कुल भी हमारा देश समृद्ध नहीं हो पाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा। हमारे देश को आगे बढ़ाने में सभी प्रकार के धर्मों के लोगों का ही योगदान होता है। हमारे देश को शिखर तक ले जाने में हर प्रकार के जाति के लोगों का ही बाबू योगदान होता है। देखिए, जो योग व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्ति योग होते हैं, जो हमारे देश का संचालन करते हैं, जो देश के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वहाँ पर उसकी जाति नहीं पूछी जाती, वहाँ पर उसका धर्म नहीं पूछा जाता, वहाँ पर उसका जो कास्ट है वो नहीं पूछा जाता। बस देखा ये जाता है कि यह हमारे देश के लिए योग्य है, यह हमारे देश के बाबू, यह हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, हमारे देश को प्रगति की ओर लेकर जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर बाबू उदाहरण ले सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बिल्कुल भी जाति नहीं देखा जाता था, उनका धर्म नहीं देखा जाता था, नाम ही बाबू काफ़ी था, क्या? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसी प्रकार से बाबू आप अनेक उदाहरण ले सकते हैं, आप अनेक एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि अपने धर्म, अपने जाति, अपने मजहब, अपने रंग और अपने बाबू लिंग से हटकर देश के लिए एक ऐसा काम किया है जो आज भी बाबू उनको याद करता है, यानी कि जो लोग हैं वो उनको याद करते हैं। अगर हम बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, तो बाबू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने देश की सत्ता को बनाए रखने के लिए, अपने देश के लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को निरंतर बनाए रखने के लिए उन्होंने संविधान को बनाया था। तो बाबू अगर हमारे क्षेत्र के लोग ये देखते हैं कि ये छोटे कास्ट के व्यक्ति हैं, इन्हें बिल्कुल भी पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये नहीं पढ़ सकते हैं, ये बहुत ही छोटा वर्ग के लोग हैं, इनके साथ अगर स्पर्श कर लिया जाए, अगर इनके साथ स्पर्श कर लिया जाए तो स्पर्श कर लेने से हम अछूत हो जाएंगे, तो बाबू हमारा देश क्या आज बढ़ पाता? आज हमारा देश क्या एक मुट्ठी में संगठित हो पाता? बाबू आज हमारा देश एक मुट्ठी में संगठित है। आज हमारा देश अगर संचालित रूप से बाबू, अगर आज हमारा देश निरंतर रूप से संचालित हो पा रहा है तो वो हो रहा है संविधान के कारण। आज अगर सरकार डरती है लोगों से, आज अगर बड़े बड़े जो भ्रष्टाचारी नेता है अगर वो लोगों से डरते हैं तो केवल संविधान के कारण। और इस संविधान को बनाने वाला कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो बाबू निम्न वर्ग के लोग हैं, जो छुआछूत वर्ग वाले लोग हैं, आज इन लोगों को उन्होंने समाज में स्थान दिलाया। आज इन लोगों
को समाज में उनकी पहचान दिलाई। तो बाबू आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें अपने देश में कभी भी धर्म, जाति, रंग और ऊंच नीच के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम नहीं जानते हैं कि किस धर्म के व्यक्ति, किस जाति का व्यक्ति, किस रंग का व्यक्ति हमारे देश को बदल सकता है, हमारे देश को ऊंचाई तक लेकर जा सकता है। यहाँ पर बस देखना है तो क्या, तो जो व्यक्ति है उसका बाबू देखना है योग्यता, उसकी योग्यता कितनी है, वो हमारे देश के लिए क्या कर सकता है, वो हमारे देश को किस तरीके से आगे बढ़ा सकता है, उसके अंदर कितनी प्रतिभा है। ना ही उसका धर्म देखना चाहिए, नहीं उसके बाबू जो मजहब है वो देखना चाहिए। ठीक है, हाँ आप बाबू अगर हिंदू धर्म से संबंधित हैं तो आप हिंदू धर्म का सम्मान करें। अगर कोई मुसलमान धर्म से संबंधित है तो वो अपना जाति का सम्मान करें, अपने धर्म का सम्मान करें, लेकिन किसी धर्म की बिल्कुल भी आलोचना ना करें, किसी धर्म को बिल्कुल भी नीचा ना दिखाए। अगर कोई व्यक्ति गोर है तो वो बिल्कुल भी काले व्यक्ति को नीचा ना दिखाए, काले व्यक्ति को बिल्कुल भी उसे निराश ना करे। इस संसार में ईश्वर ने जिसको जैसा बना दिया वो सबसे खूबसूरत व्यक्ति है। यहाँ पर रंग बिल्कुल भी मायने नहीं रखता, यहाँ पर बिल्कुल भी जो व्यक्ति का रंग, रूप और उसका जो आकार है वो बिल्कुल भी मायने नहीं रखता, मायने रखता है उसका विचार, उसका संस्कार, उसकी योग्यता। तो बाबू आप समझ पा रहे हैं कि अगर हम अपने देश में धर्म के आधार पर, अगर हम अपने देश में जाति के आधार पर भेदभाव करेंगे तो इससे हमारे देश की जो अखंडता है वो टूट जाएगी, हमारे देश की जो एकता है वो बाबू नष्ट हो जाएगी। और जैसे ही हमारे देश की एकता नष्ट होगी वैसे ही दूसरे देश के जो लोग होंगे, दूसरे देश के जो बाबू व्यक्ति होंगे वो हमारे देश में आकर राज करना शुरू कर देंगे। जो भ्रष्टाचारी लोग होंगे वो हमारे देश को लूट लेंगे, हमारे देश को बर्बाद कर देंगे। इसलिए हमें अपने देश को बचाने के लिए अपने देश के लोगों के साथ प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए, उनके सुख दुख में साथ देना चाहिए। जो भी छोटे वर्ग के लोग हैं, जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनका हमें समर्थन करना चाहिए। जो भी गरीब व्यक्ति है उस गरीब व्यक्ति की हमें मदद करना चाहिए। अगर ईश्वर ने हमें मदद के योग्य बनाया है तो, अगर हमें ईश्वर ने मदद योग्य बनाया है तो हमें बाबू गरीब व्यक्ति की मदद करनी चाहिए ताकि हमारा समाज काफ़ी अच्छा हो सके, काफ़ी खूबसूरत बन सके। अगर एक व्यक्ति मदद करेगा और उस व्यक्ति को अगर 10 लोग देखेंगे तो 10 में से 2 व्यक्ति भी मदद करना जरूर शुरू कर देंगे। तो बाबू आप मदद करना सीखिए। मदद जो होता है वो केवल और केवल पैसों से नहीं होता, बल्कि आप मदद अपने शरीर से भी कर सकते हैं, अपने प्रतिभा से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बाबू प्रतिभा है पढ़ाने का, अगर आपके पास प्रतिभा है बच्चों को पढ़ाने का, तो बाबू आप 1 घंटा क्लास, ओनली फॉर 1 घंटा क्लास ऐसे बच्चों को दे सकते हैं जो बच्चे काफ़ी दोस्तों गरीब है, उनके पास पहनने के लिए बिल्कुल भी कपड़ा नहीं है, खाने के लिए उनके पास रोटी नहीं है, उनके पास पढ़ने के लिए बिल्कुल भी किताब, कॉपी, कलम नहीं है। ऐसे बच्चों को आप 1 घंटा बाबू पढ़ा सकते हैं। अगर आप ऐसे बच्चों को 1 घंटा पढ़ा दीजिएगा तो वे बच्चे बिल्कुल भी भिखारी नहीं बन पाएंगे, दर दर की ठोकरें नहीं खा पाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि उनमें से कोई एक बच्चा या उनमें से अधिकांश बच्चे हमारे देश के लिए बाबू योग्य होंगे, हमारे देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। तो हमें ऐसे बच्चों को बिल्कुल भी पीछे नहीं जाने देना चाहिए। ऐसे बच्चों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए अगर हमारे अंदर योग्यता है तो। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ मैंने आपको बताया। चलिए आते हैं हम लोग अगले नंबर के सवाल पर। यहाँ पर आपसे बोला गया है लोकतंत्र किस तरह की असमानताओं का समाधान खोजने का प्रयास करता है, केवल आर्थिक, केवल शैक्षिक, सभी प्रकार की, या फिर केवल सांस्कृतिक। तो दोस्तों याद रखेंगे सभी प्रकार की ना। 11 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। लोकतंत्र आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, सामाजिक हर तरह के असमानताओं का समाधान खोजने का प्रयास करता है। तो राइट आंसर 11 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। ठीक है, 12 नंबर के सवाल में कहा गया है नवम वर्ग के अध्याय 2 के अनुसार लोकतंत्र में किसकी भूमिका सर्वोपरि होती है? नवम वर्ग के अध्याय 2 बाबू, नवम वर्ग में जो राजनीतिक किताब है, जो राजनीतिक बुक है, उसके अध्याय 2 के अनुसार आपको बताना है। अध्याय 2 के अनुसार लोकतंत्र में किसकी भूमिका सर्वोपरि होती है? न्यायपालिका की, कार्यपालिका की, संसद की, या फिर नागरिक की? तो राइट आंसर 12 का हमारा हो जाएगा नागरिक। क्या होगा बाबू? नागरिक। नागरिक यानी कि जनता।
था। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आप सभी याद रखेंगे। 13 नंबर के सवाल में आपसे कहा गया है लोकतांत्रिक राजनीति में सामाजिक विविधता किस रूप में दिखाई देती है? प्रतियोगिता के रूप में, विरोध के रूप में, प्रतिनिधित्व और भागीदारी के रूप में, या फिर नियंत्रण के रूप में? बाबू आप सभी बताएंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति में सामाजिक जो असमानता है, जो विविधता है, वो किस रूप में दिखाई देती है? तो याद रखेंगे 13 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रतिनिधित्व और भागीदारी के रूप में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 14 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें आपसे कहा गया है लिंग आधारित सामाजिक विषमता के अंतर्गत क्या आता है? लिंग आधारित, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक। ठीक है बाबू, इसमें ऐसा पूछा गया है कि लिंग आधारित सामाजिक विषमता के अंतर्गत क्या आता है? क्या आता है जी? समान वेतन आता है, शिक्षा में बराबरी आता है, महिलाओं को सीमित अवसर प्रदान करने का बाबू, जो महिलाओं को सीमित अवसर प्रदान करना आता है, या फिर मतदान अधिकार आता है? तो 14 का राइट आंसर हमारा होगा महिलाओं को सीमित अवसर प्रदान करना। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बाबू। आज से 40 साल पहले, आज से 30 साल पहले बाबू, लिंग के आधार पर महिलाओं को वो सारी सुविधा नहीं दी जाती थी, वो सारे अधिकार नहीं दिए जाते थे जो अधिकार हमारे आज समाज में पुरुषों को मिल रहा है। बाबू पहले के जो लोग होते थे, पहले के जो पूर्वज होते थे, वो महिलाओं को उतना सारा बाबू अधिकार नहीं देते थे जितना सारा अधिकार आज महिलाओं को प्राप्त है, आज इस देश की बेटियों को प्राप्त है। लिंग के आधार पर महिलाओं को पीछे कर दिया जाता था, लिंग के आधार पर ही महिलाओं के जो सपने होते थे, उनका बाबू जो सपना होता था, उनका जो लक्ष्य होता था, वो छीन लिया जाता था। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज लिंग के आधार पर बिल्कुल भी लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। अगर कोई लड़की बाबू खेल में हिस्सा लेना चाहती है तो वो अपनी योग्यता और कौशल के आधार पर खेल में हिस्सा ले सकती है और खेल भी सकती है। पहले बिल्कुल भी लड़कियां बेटियां खेलती नहीं थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि खेल बना है केवल और केवल किसके लिए? तो पुरुषों के लिए, केवल और केवल व्यक्तियों के लिए। यहाँ पर आप ले सकते हैं बाबू मर्दों के लिए। ठीक है, मर्दों के लिए ही खेल बना है। और खेल तो कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के खेल होते हैं, जैसे कि कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया। इन सभी खेलों में बाबू पुरुष ही आते थे, मर्द ही आते थे, स्त्रियां बिल्कुल भी भाग नहीं लेती थी। अगर हम बात करें बाबू दौड़ का, तो दौड़ में भी पुरुष ही भाग लेते थे, स्त्रियां बिल्कुल भी भाग नहीं लेती थी। लेकिन आज बाबू ऐसी बिल्कुल भी परिस्थिति नहीं है। आज हमारा देश काफ़ी डिजिटल हो चुका है और ऐसे आज हमारे देश में बेटियों के उदाहरण है जो कि यह सिद्ध करके बाबू हमारे देश के लोगों को बता दिए हैं कि जो काम एक पुरुष कर सकता है, एक लड़का कर सकता है, वो बेटी भी कर सकती है, इनफैक्ट उससे अच्छा ही कर सकती है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जो कि बाबू अपने मेहनत और बल के आधार पर, अपने कौशल के आधार पर, अपने परिश्रम के आधार पर देश में अपना एक पहचान बनाई है, देश में अपना एक यूनिक नाम बनाई है। तो बाबू अगर लिंग का बिल्कुल भी, अगर लिंग के आधार पर हमारे समाज के बेटे और बेटियों में बिल्कुल भी अंतर अगर नहीं किया जाएगा, तो हमारे समाज के जो बेटे और बेटियां हैं वो भी बाबू आगे बढ़ सकते हैं, वो भी आगे निकल सकते हैं, वो भी अपने योग्यता और शिक्षा के आधार पर देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो लिंग के आधार पर कभी भी अपने समाज में असमानता नहीं फैलाना चाहिए, विषमता बिल्कुल भी नहीं फैलाना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा महिलाओं को सीमित अवसर। महिलाओं को जो अवसर थे वो बाबू क्या थे? तो सीमित है, असीमित बिल्कुल भी नहीं थे। जितने सारे अवसर पुरुषों को प्रदान थे हमारे समाज में, उतने सारे अवसर महिलाओं को प्रदान नहीं थे। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर के सवाल में आपसे पूछा गया है लोकतंत्र में द्वंद्ववाद का मुख्य कारण क्या है? लोकतंत्र में द्वंद्ववाद का मतलब होता है झगड़ा, द्वेष। ठीक है, लोकतंत्र में द्वंद्ववाद का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखेंगे बाबू, हो जाएगा यहाँ
यहाँ पर हमारा 15 का करेक्ट आंसर सामाजिक विषमता क्या होगा, सामाजिक विषमता। अगर सामाजिक बाबू समानता होती तो बिल्कुल भी द्वंद्ववाद वाला शब्द उत्पन्न नहीं होता। हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में बिल्कुल भी द्वंद्व की स्थिति नहीं देखी जाती, लेकिन हमारे देश में, हमारे समाज में बिल्कुल भी समानता नहीं है। समानता के आधार पर ही बाबू, समानता के देखिए संविधान के अनुसार समानता तो है, लेकिन बिल्कुल भी समानता आज भी हमारे देश में नहीं है। समानता के नाम पर ही विषमता देखने को मिलता है। आज भी लोग बाबू रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, गरीब अमीरी के आधार पर और साथ ही जाति के आधार पर बाबू छुआछूत की भावना रखते हैं, ऊंच नीच की भावना रखते हैं, जो कि भावना ऐसा नहीं रखना चाहिए। धर्म के नाम पर भी बाबू भावना रखते हैं, धर्म के नाम पर भी लोग एक दूसरे को अपने से अलग कर लेते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। तो इसी कारण द्वंद्ववाद की भावना उत्पन्न होती है, लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ बताना शुरू कर देते हैं। अगर बाबू हिंदू मुसलमान धर्म का भी इज्जत करता तो मुसलमान धर्म भी बाबू बिल्कुल भी हिंदू धर्म की आलोचना नहीं करता, वो भी हिंदू धर्म की इज्जत करता, रिस्पेक्ट करता। लेकिन अगर हिंदू धर्म के लोग, अगर सनातनी धर्म के जो लोग हैं, अगर वो इस्लाम धर्म की आलोचना करेंगे, उसके धर्म को नीचा बताएंगे, तो बाबू ऐसे में क्या होगा, ऐसे में द्वेष उत्पन्न होगा। इस्लाम धर्म से संबंधित जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, वो क्या करेंगे कि अपने धर्म को ऊंचा बताना शुरू कर देंगे। किसके समक्ष, तो हिंदू धर्म के समक्ष। हमें बिल्कुल भी अपने धर्म को ऊंचा नीचा नहीं बताना है, किसी को भी ये नहीं कहना है कि आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए, कभी भी हमें ये नहीं कहना है कि हमारा धर्म आपसे श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति जिस धर्म से संबंधित है उसे उस धर्म से संबंधित रहने दीजिए और बिल्कुल भी उसके धर्म की आप आलोचना ना कीजिए। हाँ, अगर उसके धर्म से रिलेटिव बाबू संबंधित, अगर उसके धर्म से संबंधित कुछ अन्याय वाले काम हमारे समाज में हो रहे हैं तो आप वहां पर आवाज उठा सकते हैं, आप वहां पर बाबू ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी असमानता वाले या अत्याचार वाले काम नहीं हो रहे हैं उसके धर्म से संबंधित, तो आप उसकी धर्म की आलोचना ना करें। ठीक है, अगर आप धर्म की आलोचना नहीं करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे उनके साथ और वो भी मिलजुल कर रहेंगे, तो हमारा देश कभी भी अखंडता से खंडता की ओर नहीं बढ़ सकता है। कभी भी हमारे देश की जो एकता है वो टूट नहीं सकती है। ठीक है, तो याद रखेंगे आपका 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 16 नंबर के सवाल में आपसे पूछा गया है 1961 में मुंबई में मराठियों की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी। तो याद रखेंगे 16 का सही आंसर होगा बाबू 34%। कितना परसेंट, 34% है। 1961 ईस्वी में मुंबई में मराठियों की जनसंख्या जो थी वो थी 34%। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बाबू बी 16 का। ठीक है, 17 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है 2001 में मुंबई में मराठियों की जनसंख्या कितने प्रतिशत से अधिक हो गई थी। 2001 में मुंबई में मराठियों की जो जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत से अधिक हो गई थी। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 17 का बाबू ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पर 57% हमारा राइट आंसर होगा ना। 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 57%। 57% से अधिक हो गई थी, याद रखेंगे 57% से अधिक हो गई थी। 2001 में मराठियों की जनसंख्या जो थी वो 57% ही थी, लेकिन बिल्कुल भी बाबू निश्चित रूप से, बिल्कुल भी डिफिनिट रूप से 57% नहीं थी, बल्कि उससे अधिक थी। ठीक है, अनुमान के अनुसार लगभग उससे कम नहीं थी। तो याद रखेंगे 57%। ठीक है, 18 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है दक्षिण भारत के किन शहरों के विकास के कारण वहां से प्रवासियों की संख्या मुंबई में कम हो गई है। बाबू आप लोग दक्षिण भारत के उन शहरों का नाम बताएंगे जिनके विकास के कारण वहां से आने वाले प्रवासियों की संख्या मुंबई में बहुत ही कम हो गई है। तो राइट आंसर यहां पर हमारा क्या होगा, दक्षिण भारत में कौन कौन से शहर आते हैं बताइए। तो दक्षिण भारत में आने वाले जो शहर हैं वो है चेन्नई, बेंगलोर और हैदराबाद ना। राइट आंसर बाबू 18 का हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। आप सभी याद रखेंगे यही 18 का करेक्ट आंसर होगा। आज बाबू ये सभी के सभी जो शहर है वो काफी प्रगतिशील हो चुके हैं, काफी विकसित हो चुके हैं, इन शहरों में काफी विकास हो चुका है। इसलिए इन शहरों में रहने वाले जो लोग हैं वो अपने शहर को छोड़कर बिल्कुल भी दूसरे शहर नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो रोजगार चाहिए, उन्हें जो सुविधा चाहिए, वो सारी सुविधा, वो सारा रोजगार, वो सारे बाबू जो भी इनके
के प्रॉफिट हैं वो उनके शहर में ही उपलब्ध हो जा रहे हैं, उनके शहर में ही मिल जा रहे हैं, तो वो अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर क्यों जाएंगे। तो बाबू याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 19 नंबर के सवाल में कहा गया है गुजरात के कौन से शहरों के विकसित होने से गुजराती प्रवासियों की संख्या मुंबई में कम है। आप सभी बताएंगे बाबू कि गुजरात के ऐसे वो कौन से शहर है जिनके विकास के कारण, विकसित हो जाने के कारण गुजराती प्रवासियों की संख्या मुंबई में कम हो गई है। तो याद रखेंगे बाबू राइट आंसर होगा अहमदाबाद, राजकोट, सूरत। देखिए गुजरात में पढ़ने वाले जो शहर हैं, गुजरात में जो हाईलाइटेड शहर हैं, जो विकसित शहर है, जो आज काफ़ी प्रगतिशील जो शहर है गुजरात राज्य के लिए, वो है अहमदाबाद, राजकोट, सूरत है, और भी बहुत सारे शहर है। तो 19 का राइट आंसर हमारा होगा बाबू ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए अहमदाबाद, सूरत। इसमें भी है ना, तो बड़ोदरा यहाँ पर बाबू जानते हैं, ये वाला ले लीजिए, ये वाला राजकोट नहीं होगा, राजकोट बिल्कुल भी उतना ज़्यादा विकसित नहीं है जितना कि विकसित होना चाहिए। जितना सूरत और अहमदाबाद विकसित है उतना राजकोट नहीं है। कौन है विकसित, तो बड़ोदरा। तो बाबू आप लोग बड़ोदरा वाला एग्जाम्पल लीजिएगा, बड़ोदरा, अहमदाबाद, सूरत। 19 का राइट आंसर मुन्ना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर के सवाल में कहा गया है काम की तलाश में मुंबई आने वाले लोग मुख्यतः किस क्षेत्र के हैं। काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में मुंबई आने वाले जो लोग हैं वो मुख्यतः किस क्षेत्र के हैं। दक्षिण भारत के, पश्चिम बंगाल के, हिंदी भाषी क्षेत्र के, या फिर पंजाब और हरियाणा के। तो बाबू आपको इसका आंसर आपकी बुक से बताना है क्योंकि आपकी बुक से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 20 का राइट आंसर होगा हमारा हिंदी भाषी क्षेत्र। कहाँ से, हिंदी भाषी क्षेत्र से बाबू। हिंदी भाषी क्षेत्र बाबू ऐसे तो पूरे भारत में ही बोला जाता है, लेकिन अगर हम बात करें बिहार के लिए, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के लिए, झारखंड के लिए, तो वहाँ पर बाबू जो हिंदी भाषा है वो ज़्यादा मात्रा में बोला जाता है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे हिंदी भाषी क्षेत्र, जिस क्षेत्र में हिंदी भाषा बोला जाता है उस क्षेत्र से संबंधित जो लोग हैं वो काम की तलाश में मुंबई आ रहे थे। तो राइट आंसर बाबू हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर के सवाल में कहा गया है हिंदी भाषी प्रवासी मुख्यतः मुंबई के किन क्षेत्रों में रहते हैं। बाबू हिंदी भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र से आने वाले जो प्रवासी लोग हैं वो मुख्यतः मुंबई के किन क्षेत्रों में रहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर बाबू सी। क्या, तो मीरा भाईंदर, ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई, इन सभी बाबू क्षेत्रों में ही हिंदी भाषी प्रवासी जो लोग हैं वो रहते हैं। काम की तलाश में आने वाले जो मजदूर लोग हैं वो रहते हैं। तो राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। 22 नंबर के सवाल में कहा गया है बाबू टाटा इंस्टीट्यूट है ना, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के अनुसार कितने प्रतिशत प्रवासी लोग उत्पादन कार्यों में लगे हैं। आपको बताना है बाबू कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के अनुसार कितने प्रतिशत प्रवासी जो लोग हैं, दूसरे क्षेत्र से आने वाले जो लोग हैं वो उत्पादन कार्यों में लगे हैं। तो 22 का राइट आंसर हमारा होगा 49%। कितना बाबू, 49%। कहाँ पर, तो मुंबई शहर में ना। ऑप्शन नंबर सी आप सभी याद रखेंगे, 49% होगा 22 का। 23 नंबर के सवाल पर आने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर 23 नंबर के सवाल में कहा गया है उच्च वेतन और सुविधाजनक नौकरियों में किसका वर्चस्व अधिक है। वर्चस्व अधिक है नहीं पूछा गया है, बोला गया है उच्च वेतन और सुविधाजनक नौकरियों में किसका वर्चस्व है। वर्चस्व कहने का मतलब है किसका अधिकार है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मराठी। क्या होगा बाबू, मराठी, मराठियों का ना। उच्च वेतन और सुविधाजनक नौकरियों में मराठी लोगों का ही वर्चस्व है, उनका ही अधिकार है, उनका ही अधिपत्य है मुंबई शहर में। तो राइट आंसर बाबू होगा ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें पूछा गया है गरीब भैया शब्द का उपयोग किस समुदाय के लिए किया गया है। बाबू एक शब्द है जो कि बाबू है गरीब भैया से संबंधित है। आपको बताना है बाबू कि गरीब भैया शब्द का उपयोग किस समुदाय
के लिए किया गया है? मराठी समुदाय के लिए, दक्षिण भारतीय समुदाय के लिए, हिंदी भाषी विशेषकर बिहार यूपी के लोगों के लिए, या फिर बंगाली समुदाय के लिए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे हिंदी भाषी विशेषकर बिहार यूपी के लोगों के लिए ही बाबू गरीब भैया शब्द का उपयोग किया गया है। तो सही आंसर 24 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार यूपी और झारखंड से संबंधित जो लोग हैं वो काफ़ी दोस्तों कमज़ोर होते हैं, शिक्षा में काफ़ी दोस्तों पीछे होते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात करें कौशल का, तो कौशल में भी वो पीछे होते हैं। उनके पास से खुद कुछ भी मतलब प्रतिभा नहीं होता है जिससे कि वो अच्छा बाबू पेमेंट कमा सके, अच्छा वो वेतन प्राप्त कर सके। वो जो काम करेंगे तो शरीर से ही करेंगे, शरीर से मेहनत करके ही बाबू वो अपना वेतन प्राप्त करेंगे, अपना पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे, जिसके कारण उनका जो बाबू जीवन होता है वो गरीबी की ओर बढ़ जाता है। पहले से ही गरीब होते हैं और जब वो मजदूरी करना शुरू कर देते हैं तो और बाबू धीरे धीरे वो गरीबी रेखा में चले जाते हैं। तो याद रखेंगे बिहार यूपी और झारखंड से संबंधित जो लोग हैं उन लोगों के लिए ही गरीब भैया शब्द का उपयोग किया गया है, क्योंकि ये लोग गरीबी होते हैं, ये सभी लोग मजदूरी होते हैं और काम की तलाश में ही अपने क्षेत्र को छोड़कर, अपने निवास को छोड़कर बाबू वो दूसरे शहर में जाते हैं, दूसरे क्षेत्र में जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है, रोजगार पाने के लिए, अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए। यहाँ पर अगर हम बात करें 25 नंबर के सवाल में, तो इसमें आपसे पूछा गया है मुंबई में छोटे छोटे रोजगार के जरिए जीवन यापन करने वाले कौन हैं? मुंबई में छोटे छोटे रोजगार के जरिए जीवन यापन करने वाले कौन है बाबू? मराठी लोग, गुजराती व्यापारी लोग, उत्तर भारतीय या फिर पंजाबी व्यापारी? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बाबू सी, उत्तर भारतीय लोग। हमारा बिहार भी उत्तर में, उत्तर प्रदेश और झारखंड भी उत्तर क्षेत्र में ही पड़ता है। तो याद रखेंगे बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। देखिए भारत के सभी राज्यों में ही, भारत के सभी राज्यों में ही आपको यूपी, बिहार और झारखंड से संबंधित जो लोग हैं वो मिल जाएंगे। उन क्षेत्रों से जुड़े जो लोग हैं वो बाबू मिल जाएंगे। बाबू आपको मजदूर रूप में भी मिल जाएंगे, आपको मजदूर रूप में भी मिल जाएंगे और अच्छा वेतन प्राप्त करने वाले के रूप में भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर 26 नंबर के सवाल में आते हैं। कहा गया है मुंबई को क्या कहा गया है? मुंबई को बाबू क्या कहा गया है? व्यापारिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी, राजनीतिक राजधानी या फिर वित्तीय राजधानी? तो आप सभी जानते हैं कि मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा जाता है, क्योंकि हमारे भारत देश के लिए मुंबई एक विश्व बाजार उपलब्ध कराता है। जिस राज्य में, जिस शहर में विश्व बाजार उपलब्ध होता है उसे बाबू वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है। हमारे भारत देश के लिए मुंबई एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसी राजधानी है जो कि विश्व बाजार उपलब्ध कराता है। तो राइट आंसर बाबू हमारा होगा वित्तीय राजधानी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर के सवाल में कहा गया है किसके द्वारा मराठी मानुष की भावना भड़काकर हिंसा करवाई गई? आपको बताना है कि किसके द्वारा मराठी मानुष की भावना भड़का करके हिंसा करवाई गई थी। मजदूर संगठनों के द्वारा, कुछ राजनेताओं के द्वारा, पुलिसों के द्वारा या फिर उद्योगपतियों के द्वारा? तो 27 का सही आंसर हमारा क्या होगा? 27 का सही आंसर होगा बाबू कुछ राजनेताओं के द्वारा। कौन से राजनेताओं के द्वारा? तो भ्रष्टाचारी राजनेताओं के द्वारा। तो 27 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बाबू बी होगा। 28 नंबर के सवाल में कहा गया है मैसूर में किस राज्य के छात्रों के साथ मारपीट की गई? बाबू आपको उस राज्य का नाम बताना है जिस राज्य के छात्रों के साथ मैसूर में मारपीट की गई थी। तो याद रखेंगे बिहार। 28 का राइट आंसर क्या होगा बाबू? बिहार। बिहार के छात्रों के साथ ही मैसूर में मारपीट की गई थी। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी को। 29 नंबर के सवाल में कहा गया है असम में किस राज्य के लोगों की हत्या की गई? असम में जिस राज्य के लोगों की हत्या की गई थी आपको उस राज्य का नाम बताना है। तो राइट आंसर 29 का हमारा होगा बिहार। बाबू असम में भी बिहार राज्य से संबंधित लोगों की हत्या की गई थी, वहां पर भी बाबू हिंसा के शिकार हमारे बिहार के लोग हुए थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में, किसी भी बाबू शहर में बिहारियों को बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया जाता था। उत्तर प्रदेश
के निवासियों को बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया जाता था। उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता था, उन्हें गरीब की दृष्टि से देखा जाता था, उन्हें अशिक्षित दृष्टि से देखा जाता था। 30 नंबर के सवाल में कहा गया है मुंबई और मैसूर में हिंसा का मुख्य आधार क्या था। आपको बताना है बाबू कि मुंबई और मैसूर में हिंसा का जो मुख्य आधार है वो क्या है। तो याद रखेंगे बाबू, राइट आंसर होगा 30 का हमारा क्षेत्रीय विभाजन। क्या होगा? क्षेत्रीय विभाजन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हिंसा का मुख्य आधार क्षेत्रीय विभाजन है, याद रखेंगे। 31 नंबर के सवाल में कहा गया है निम्न में से किस घटना में नस्ल आधारित विरोध देखने को मिला। बताइए तो किस घटना में नस्ल आधारित जो विरोध है वो देखने को मिला। मुंबई में प्रवासियों पर हमला, बेल्जियम में भाषा आधारित संघर्ष वाला, मैक्सिको के ओलंपिक समारोह वाला, या फिर श्रीलंका में जातीय संघर्ष वाला। तो 31 का राइट आंसर बाबू होगा मैक्सिको के ओलंपिक समारोह वाला ना। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैक्सिको के ओलंपिक समारोह घटना में नस्ल आधारित विद्रोह यानी कि विरोध देखने को मिला। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बाबू सी होगा। 32 नंबर के सवाल में पूछा गया है बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या लगभग कितनी है। बेल्जियम देश में डच भाषा कितने लोग बोलते हैं जी। तो यहाँ पर सही आंसर 32 का होगा 59% है। याद रखेंगे बाबू, बेल्जियम देश में डच भाषा का प्रयोग करने वाले लोगों की जो संख्या है वो है 59%। 33 नंबर के सवाल में कहा गया है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में कौन सी भाषा अधिक बोली जाती है। बाबू यहाँ पर आपको बताना है कि जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, अगर प्रश्न आएगा कि बेल्जियम की राजधानी कौन है तो आप सभी बताएंगे ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स नहीं बाबू, ब्रुसेल्स ही बेल्जियम की राजधानी है। आपको बताना है कि ब्रुसेल्स में कौन सी भाषा अधिक बोली जाती है। तो याद रखेंगे फ्रेंच। क्या बाबू? फ्रेंच भाषा बाबू अधिक बोला जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर सवाल है बेल्जियम में केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां किसे सौंप दी गई हैं। नागरिक समूहों को, सेना को, क्षेत्रीय सरकारों को, या फिर न्यायालयों को। तो राइट आंसर 34 का हमारा होगा क्षेत्रीय सरकारों को। बेल्जियम में केंद्र सरकार की जो अनेक शक्तियां हैं उसे बाबू सौंप दिया गया है क्षेत्रीय सरकार को। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। बेल्जियम की विशेषता क्या है बताइए तो बाबू। बेल्जियम की जो विशेषता है वो क्या है? बेल्जियम की विशेषता क्या है? केवल एक भाषा को मान्यता वाला, सांप्रदायिक सरकार की स्थापना वाला, एकल शिक्षा प्रणाली वाला, या फिर नस्लीय आधार पर शासन वाला। तो 35 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक सरकार की स्थापना वाला। आप सभी बाबू ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे। 36 नंबर सवाल में है श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस आधार पर है। श्रीलंका में जो सामाजिक विभाजन है वो किस आधार पर है बाबू बताइए तो। जो श्रीलंका बाबू है राज्य देश, उस देश में सामाजिक विभाजन किस आधार पर है। भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, या फिर क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों आधार पर। तो 36 का राइट आंसर होगा क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों के आधार पर। तो बाबू ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। 37 नंबर सवाल है मुन्ना भारत में सामाजिक विभाजन को किस प्रकार वर्णित किया गया है। सरल के आधार पर, द्विस्तरीय आधार पर, जटिल आधार पर, या फिर निरर्थक आधार पर। भारत में सामाजिक विभाजन को जटिल प्रकार से वर्णित किया गया है, क्योंकि भारत में विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच, विभिन्न जातियों के लोगों के बीच, विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करना काफ़ी मुश्किल होता है। फिर भी लोकतंत्र के शासन व्यवस्था में सामंजस्य किसी भी तरीके से स्थापित कराया जाता है। तो राइट आंसर बाबू 37 का हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। 38 नंबर सवाल है भारत में किसके बीच संघर्ष की प्रवृत्ति सर्वव्याप्त है। तो बाबू याद रखेंगे अगड़ी जातियों एवं पिछड़ी जातियों के बीच। किसके बीच? अगड़ी जातियों एवं पिछड़ी जातियों के बीच। यहाँ पर आपका राइट आंसर 38 का हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 39 नंबर के सवाल में आते हैं। कहा गया है बिहार में हाल ही में किसकी एक नई पहचान निर्धारित की गई।
अग्रणी जातियों की, पिछड़ी जातियों की, दलितों और महादलितों की, या फिर अल्पसंख्यकों की? तो याद रखेंगे दलितों और महादलितों की। बाबू बिहार में हाल ही में दलितों और महादलितों की एक नई पहचान निर्धारित की गई थी और उन्हें बाबू काफ़ी अधिकार भी दिया गया था, काफ़ी उन्हें छूट भी दी गई है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर सवाल में कहा गया है भारत में किस क्षेत्र की संस्कृति में बड़ा अंतर बताया गया है? पश्चिम और उत्तर की संस्कृति में, उत्तर दक्षिण संस्कृति में, पूर्व और पश्चिम की संस्कृति में, या फिर मध्य और दक्षिण संस्कृति में? तो 40 का सही आंसर होगा उत्तर और दक्षिण संस्कृति में। याद रखेंगे राइट आंसर बाबू हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भारत के उत्तर और दक्षिण क्षेत्र की संस्कृति में बड़ा अंतर बताया गया है। आज भी बाबू दक्षिण के जो निवासी हैं, दक्षिण के जो लोग हैं, वो उत्तर भारत के लोगों को देखकर जलते हैं और बाबू उनको बिल्कुल भी सम्मान नहीं देते, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनके साथ बिल्कुल भी सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं, उनको बाबू नीचा दिखाते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। कौन? तो दक्षिण क्षेत्र के लोग। अगर हम बात करें उत्तर क्षेत्र के लोगों का, तो उत्तरीय क्षेत्र के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी दक्षिण क्षेत्र से आने वाले लोगों के साथ बिल्कुल भी अपमानजनक व्यवहार नहीं करते हैं, उनके साथ कभी भी कोई ऐसा बाबू काम नहीं करते जिससे कि उन्हें ये लगने लगे कि यह हमारा क्षेत्र नहीं है, उत्तर भारत हमारा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी उनके साथ व्यवहार नहीं करते। लेकिन दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो करते हैं। तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 41 नंबर सवाल है बाबू, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? समानता के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, स्वतंत्रता का अधिकार से, या फिर सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार से? तो 41 का राइट आंसर हमारा होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता के अधिकार से। देश के सभी लोगों को ही स्वतंत्रता का अधिकार है, चाहे उनका जाति, धर्म, लिंग, रंग, वेश, चाहे बाबू उनकी कैपेसिटी, उनका सामर्थ्य कैसा भी क्यों ना हो, हर देश के हर लोगों को ही, हर व्यक्ति को ही स्वतंत्रता का अधिकार है। देश का कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जा सकता है, रह सकता है, वहाँ पर रोजगार प्राप्त कर सकता है, वहाँ पर वो सांस ले सकता है। किसी को भी बाबू वहाँ पर ऐसा नहीं है कि भगाने का बाबू हमारे संविधान में, हमारे अनुच्छेद में कोई बाबू कथन दिया गया है। ठीक है, हमारे देश के किसी भी राज्य के लोग किसी भी राज्य में जाकर बाबू रह सकते हैं ना। यहाँ पर हमारा क्या 41 का सही आंसर क्या होगा जी? तो स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। माफ़ी चाहता हूँ बाबू, क्या करूँ, यहाँ पर हम परेशान हैं खुद। यहाँ जब हम वीडियो बनाना शुरू करते हैं ना तभी मोटर स्टार्ट हो जाता है। 42 नंबर के सवाल में आते हैं। कहा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भेदभाव का निषेध है? भेदभाव को बाबू बताया गया है। ठीक है, भेदभाव की भावना को गलत बताया गया है। आपको उस अनुच्छेद का नाम बताना है जिस अनुच्छेद में भेदभाव को गलत बताया गया है। तो अनुच्छेद हो जाएगा 42 का बाबू क्या? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 वाला ना। अनुच्छेद 15 में भेदभाव की भावना को गलत बताया गया है, निषेध बताया गया है। यहाँ पर 43 नंबर सवाल है, महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों पर हमलों का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखेंगे राज ठाकरे ने। किसने? राज ठाकरे ने। ऑप्शन नंबर सी बाबू करेक्ट आंसर होगा। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों पर हिंसा यानी कि हमलों का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो राज ठाकरे। 44 नंबर सवाल है, संविधान के अनुसार भारत के किसी भी भाग में नागरिक को क्या अधिकार है? तो बाबू संविधान के अनुसार भारत के किसी भी भाग में नागरिक को निवास, व्यवसाय और कारोबार करने का पूर्ण रूप से अधिकार है, स्वतंत्र रूप से अधिकार है। वो किसी भी भाग में रह सकता है, व्यवसाय कर सकता है और अपने कारोबार को जारी रख सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 45 नंबर के सवाल में बताया गया है यहाँ पर संविधान किस आधार पर भेदभाव को निषेध करता है? तो याद रखेंगे धर्म, जाति, वंश और जन्म स्थान के आधार पर। धर्म, जाति, वंश और जन्म स्थान के आधार पर संविधान बाबू निषेध करता है किसको? तो भेदभाव को। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर के सवाल में कहा गया है अगर किसी शहर में बाहरी लोगों का अत्यधिक आगमन हो तो क्या परिणाम हो सकते हैं? तो याद रखेंगे शहर की जो
जनसंख्या होगी वो असंतुलित हो जाएगी और उस शहर में द्वंद्व की भावना उत्पन्न हो जाएगी, द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाएगी और साथ ही वो शहर बाबू हिंसक भी हो सकता है, वहाँ पर काफ़ी बाबू दंगे भी हो सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या असंतुलन और विकृति। 46 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बाबू सी। 47 नंबर सवाल है, बहिरागतों यानी कि बाहर से आने वाले लोगों के आगमन से किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू राइट आंसर, स्थानीय लोगों के आर्थिक स्रोत पर दबाव बढ़ता है। जो भी वहाँ के रहने वाले मूल निवासी हैं, जो वहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग हैं, उनके आर्थिक स्रोत पर जहाँ से उन्हें पैसे की प्राप्ति हो रही है, जहाँ से उन्हें आय की प्राप्ति हो रही है, उस पर बाबू काफ़ी दबाव बढ़ सकता है, काफ़ी बाबू उन्हें आय की प्राप्ति करने में मुश्किल हो सकती है अगर बाहर से आने वाले लोगों की जनसंख्या उनके क्षेत्र में, उनके देश में, उनके राज्य में अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो बाबू राइट आंसर 47 का हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 48 नंबर के सवाल में पूछा गया है, यदि स्थानीय हितों की उपेक्षा की जाती है तो परिणाम स्वरूप क्या होगा। यदि स्थानीय हितों की उपेक्षा की जाती है तो परिणाम स्वरूप क्या होगा। तो 48 का सही आंसर होगा बाबू हमारा सामाजिक वैमनस्य बढ़ेगा। सामाजिक वैमनस्य बढ़ेगा, वैमन का मतलब होता है झगड़ा, विद्रोह, सामाजिक विद्रोह बढ़ेगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बाबू सी होगा। यहाँ पर 49 नंबर सवाल है, उपद्रवियों के बजाय किस पर अधिक ध्यान देने की बात की गई है। धार्मिक समूहों पर, प्रवासी समूहों पर, स्थानीय नागरिकों के हितों पर या फिर व्यावसायिक संगठनों पर। तो याद रखेंगे 49 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय नागरिकों के हितों पर। उपद्रवियों के बजाय स्थानीय नागरिकों के हितों पर अधिक ध्यान देने की बात की गई है। तो राइट आंसर बाबू होगा ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर के सवाल पर आते हैं, कहा गया है अनुच्छेद 15 और 19 का उल्लंघन लोकतंत्र के किस मूल भाव को चोट पहुंचाता है। क्षेत्रीयता को, सहिष्णुता और अखंडता को, प्रशासनिक व्यवस्था को या फिर शिक्षा और स्वास्थ्य को। तो 50 का सही आंसर होगा सहिष्णुता और अखंडता को। अनुच्छेद 15 और 19 का उल्लंघन जो है वो लोकतंत्र के सहिष्णुता और अखंडता को ही बाबू काफ़ी चोट पहुँचाता है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर सवाल में है, नस्ल और जाति में मुख्य अंतर क्या है। नस्ल और जाति में जो मुख्य अंतर है वो है बाबू, जाति सामाजिक है और नस्ल जैविक है। नस्ल जैविक है और जाति सामाजिक, यही बाबू मूल अंतर है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ना। चलिए 52 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है, मैक्सिको ओलंपिक 1968 में नस्लीय भेदभाव के विरोध का नेतृत्व किसने किया था। महात्मा गांधी ने, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने, नेल्सन मंडेला ने, पीटर नॉर्मन अकेले ने। तो सही आंसर होगा टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने। इन्होंने ही मैक्सिको ओलंपिक 1968 में नस्लीय भेदभाव के विरोध बाबू नेतृत्व किया था। तो राइट आंसर बाबू हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 53 नंबर सवाल में कहा गया है, नस्लीय भेदभाव किस प्रकार की समस्या है। नस्लीय भेदभाव जो है वो किस प्रकार की समस्या है। तो सही आंसर 53 का हो जाएगा सामाजिक और वैधानिक। क्या होगा बाबू, सामाजिक और वैधानिक, यही बाबू हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी 53 का करेक्ट आंसर होगा। 54 नंबर सवाल में पूछा गया है, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के नस्ल विरोधी प्रदर्शन का विरोध किस तर्क पर आधारित था। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा 54 का, नस्लीय प्रतिकार ओलंपिक जैसे मंच पर उचित नहीं था। नस्लीय प्रतिकार ओलंपिक जैसे मंच पर उचित नहीं था, इस पर ही बाबू आधारित था, इस तर्क पर ही आधारित था। किनका विरोधी प्रदर्शन, तो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के नस्ल विरोधी प्रदर्शन। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा। 55 नंबर के सवाल में कहा गया है, ओलंपिक 1968 में किस सवेत धावक ने असवेत धावकों के विरोध में साथ खड़े होने का समर्थन किया था। आप सभी बताएंगे उस सवेत धावक का नाम जिन्होंने ओलंपिक 1968 में असवेत धावकों के विरोध में साथ खड़े होने का समर्थन किया था। तो राइट आंसर 55 का हमारा होगा पीटर नॉर्मन। क्या होगा, पीटर नॉर्मन। तो सही आंसर आप सभी याद रखेंगे पीटर नॉर्मन को, ऑप्शन नंबर बी को। 56 नंबर सवाल है बाबू, जातीय शोषण के विरुद्ध
आवाज़ उठाना किस प्रकार का कृत्य माना जा सकता है? असंवैधानिक, राष्ट्रद्रोह, न्याय संगत या देशद्रोही? तो याद रखेंगे हो जाएगा बाबू यहाँ पर सही आंसर न्याय संगत। अगर जातीय शोषण के विरुद्ध आप आवाज़ उठाते हैं तो बाबू यह न्याय संगत माना जा सकता है, क्योंकि संविधान बाबू इसका आदेश देता है, संविधान आदेश देता है आवाज़ उठाने की। ठीक है। 57 नंबर सवाल है, भारत के किन महानगरों में उत्तर भारतीयों के विरुद्ध क्षेत्रीय भेदभाव की घटना प्रमुख रही है? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर बी, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता। भारत के मुंबई, दिल्ली और कोलकाता महानगरों में उत्तर भारतीयों के विरुद्ध यानी कि यूपी, बिहार और झारखंड से आने वाले लोगों के विरुद्ध क्षेत्रीय भेदभाव की घटनाएं प्रमुख रही है। तो सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 58 नंबर के सवाल में आए तो इसमें आपसे पूछा गया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभाजन के स्वरूप किस पर आधारित हो सकते हैं? तो याद रखेंगे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सामाजिक विभाजन के जो स्वरूप हैं वो बाबू आधारित हो सकते हैं जाति, नस्ल और क्षेत्रीयता के आधार पर। किसके आधार पर? जाति, नस्ल और क्षेत्रीयता के आधार पर। तो 58 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। 59 नंबर सवाल है, लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन के विरोध के तरीके कैसे होते हैं? समान, सशस्त्र विद्रोह, भिन्न भिन्न या राजनीतिक ही होते हैं? तो 59 का सही आंसर हमारा होगा भिन्न भिन्न। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन के विरोध के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा ना। याद रखेंगे लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन के विरोध के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, तो इसलिए भिन्न भिन्न आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन से सबसे अधिक क्या प्रभावित होता है? बाजार, खेल, शासन व्यवस्था या मौसम? बाबू लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन से सबसे अधिक जो बाबू काफ़ी सबसे अधिक अगर कुछ प्रभावित होता है तो वो है बाबू क्या? तो वो है शासन व्यवस्था। तो 60 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ना, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी को। 61 नंबर सवाल है, श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किन आधारों पर था? तो याद रखेंगे भाषा और क्षेत्र पर। किस पर? भाषा और क्षेत्र पर। इन आधारों पर ही श्रीलंका में सामाजिक विभाजन था। तो 61 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बाबू सी। 62 नंबर के सवाल पर आते हैं। कहा गया है, भारत में सामाजिक विविधता किन किन रुझानों में पाई जाती है? तो याद रखेंगे भारत में जो सामाजिक विविधता है, जो सामाजिक असमानता है, वो भाषा, क्षेत्र, संस्कृति, धर्म और जाति, लिंग के आधार पर पाई जाती है। इन रुझानों में ही पाई जाती है। तो सही आंसर 62 का ऑप्शन नंबर बाबू डी होगा। 63 नंबर सवाल है, जन्म आधारित सामाजिक विभाजन का एक उदाहरण क्या है? जन्म आधारित सामाजिक विभाजन का एक बाबू उदाहरण है क्या? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक उदाहरण इसमें से हो जाएगा 63 के लिए, दलित परिवार में जन्म लेना। दलित परिवार में जन्म लेना। कोई बाबू जन्म से पूर्व दलित नहीं होता, जन्म से पूर्व गरीब या अमीर नहीं होता। जब वो जन्म ले लेता है तभी बाबू उसके ऊपर दलित का ठप्पा लग जाता है, अमीरी का ठप्पा लग जाता है, गरीबी का ठप्पा लग जाता है, जाति का ठप्पा लग जाता है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 63 का। 64 नंबर सवाल है, नास्तिक और आस्तिक के बीच का अंतर किस पर आधारित है? तो याद रखेंगे व्यक्तिगत इच्छा पर। किस पर? व्यक्तिगत इच्छा पर। ये व्यक्तिगत इच्छा पर आधारित है। जो व्यक्ति ईश्वर को मानेंगे वो आस्तिक हो सकते हैं, जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं, जिनको नहीं पता कि ईश्वर संसार में होते हैं, चाहे जो बिल्कुल भी ईश्वर को नहीं मानते, वो नास्तिक की प्रवृत्ति अपना सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 64 का। 65 नंबर सवाल है, क्या सभी सामाजिक विभाजन जन्म पर आधारित होते हैं? क्या सभी सामाजिक विभाजन जन्म पर आधारित होते हैं? तो बाबू देखिए इसका सही आंसर होगा नहीं। सभी सामाजिक विभाजन जन्म पर आधारित नहीं होते हैं। कुछ सामाजिक विभाजन जन्म के बाद भी आधारित होते हैं। ठीक है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, व्यक्ति द्वारा पेशा चुनना किस प्रकार का सामाजिक विभाजन उत्पन्न करता है? तो याद रखेंगे बाबू व्यक्ति द्वारा पेशा चुनना जो है वो किस प्रकार का सामाजिक विभाजन उत्पन्न करता है? तो धर्म आधारित। 66 का राइट आंसर होगा हमारा धर्म आधारित नहीं, इच्छा अनुसार चुना गया। इच्छा अनुसार ना, इच्छा अनुसार ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे संविधान के अनुसार है। 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 67 नंबर सवाल है, एक ही परिवार के सदस्यों का भिन्न पेशा अपनाना किसको जन्म देता है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का भिन्न समुदाय और हितों का। भिन्न समुदाय और हितों का जन्म देता है एक ही परिवार के सदस्यों का भिन्न पेशा अपनाना। तो सही आंसर बाबू आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर के सवाल में अगर आए
तो इसमें आपसे पूछा गया है सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में क्या अंतर है। तो याद रखेंगे सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में जो मूल अंतर है वो है हर विभिन्नता विभाजन का कारण नहीं बनती। हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का कारण नहीं बनती, यही है मूल अंतर। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। 69 नंबर सवाल में कहा गया है मुंबई में उत्तर भारतीयों पर हमले में पीड़ित लोगों की समानता क्या थी। तो याद रखेंगे 69 का सही आंसर होगा क्षेत्र, क्योंकि वे सभी एक ही क्षेत्र से थे। वे सभी क्या थे, एक ही क्षेत्र से थे। कहाँ से, तो बिहार से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर सवाल है बाबू सामाजिक विभिन्नताओं के बावजूद यदि हित समान हो तो उसे क्या कहा जाता है। तो बाबू सही आंसर होगा सामाजिक एकता। सामाजिक विभिन्नताओं के बावजूद भी यदि हित समान हो, लक्ष्य समान हो तो उसे कहा जाता है सामाजिक एकता। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 71 नंबर में सामाजिक विभिन्नता का सामाजिक विभाजन में बदलना कब होता है। सामाजिक विभिन्नता का सामाजिक विभाजन में बदलना कब होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर 71 का हो जाएगा जब सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ऊपर हो जाए। जब सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ऊपर हो जाता है तब सामाजिक विभिन्नता का सामाजिक विभाजन में बदलाव हो जाता है। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों पर हमले का मुख्य कारण क्या था। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों पर हमले का मुख्य कारण क्या था। तो याद रखेंगे बाबू वो हो जाएगा, जानते हैं क्या, वो हो जाएगा 72 के लिए सही आंसर समान उद्देश्य। समान उद्देश्य ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 73 नंबर सवाल है कार्लोस स्मिथ और नॉर्मन में समानता किस कारण थी। कार्लोस स्मिथ और नॉर्मन में समानता जो है वो किस कारण थी। तो 73 का राइट आंसर हमारा होगा सभी नस्लवाद के विरोधी थे, इस कारण ही कार्लोस स्मिथ और नॉर्मन में समानता थी। तो राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी का ना। 74 नंबर सवाल है निम्न में से किस स्थिति में सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन में नहीं बदलती। आपको उस स्थिति का नाम बताना है जिस स्थिति में सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन में नहीं बदलती है। तो याद रखेंगे 74 का राइट आंसर होगा जब समान उद्देश्य हो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 75 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया है सामाजिक विभाजन की एक प्रमुख पहचान क्या है। तो सही आंसर 75 का हमारा हो जाएगा सामाजिक अंतर का अधिक महत्वपूर्ण बन जाना, यही बाबू एक प्रमुख पहचान है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा 75 का। ठीक है, 76 नंबर में आते हैं। कहा गया है दलितों और संवरणों के अंतर को सामाजिक विभाजन क्यों कहा गया है। दलितों और संवरणों, दलित जो काफ़ी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, संवरणों काफ़ी उच्च वर्ग के जो लोग हैं, उनके अंतर को सामाजिक विभाजन क्यों कहा गया है। तो बाबू इसलिए कहा गया है क्योंकि दलित आमतौर पर वंचित और शोषित होते हैं, इसलिए कहा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 76 का। 77 नंबर के सवाल पर आने का प्रयास करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है अमेरिका में, देखिए 77 में आपसे पूछा गया है अमेरिका में श्वेत और अश्वेत के बीच का अंतर किसका उदाहरण है। तो याद रखेंगे 77 का सही आंसर हो जाएगा सामाजिक विभाजन का। किसका, सामाजिक विभाजन का बाबू उदाहरण है अमेरिका में श्वेत और अश्वेत वाले बीच के अंतर का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 78 नंबर सवाल है अलग अलग धर्मों के लोगों में एकता किस आधार पर संभव है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा समान विचारधारा के आधार पर। समान विचारधारा के आधार पर ही अलग अलग धर्मों के लोगों में एकता बाबू संभव है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 79 नंबर सवाल है एक ही संयुक्त परिवार में अमीर और गरीब के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो याद रखेंगे सही आंसर 79 का हमारा होगा आर्थिक अंतर। आर्थिक अंतर संघर्ष का मुख्य कारण हो सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 80 नंबर सवाल है हर संदर्भ में हमारी पहचान एक अपना स्वरूप बनाता है। इस कथन का अर्थ क्या है। इस कथन का अर्थ बोला गया है हर संदर्भ में हमारी पहचान एक अपना स्वरूप बनाता है। इस कथन का अर्थ है बाबू व्यक्ति की पहचान एक से अधिक सामाजिक समूहों से बनती है। व्यक्ति की जो पहचान है वो एक से अधिक सामाजिक समूहों से बनती है। तो यही बाबू अर्थ है। तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इस वीडियो में मैंने लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से संबंधित टोटल 80 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुका है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।